गांव की रहने वाली 15 साल की रंजू काफी खूबसूरत थी। वह 3 बहनें थी जिसमें रंजू सबसे बड़ी थी। घर की माली हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वह मामी के यहाँ रहने आई थी। अरे बावली, कहाँ रह गई तू? सुनीता की कड़कती हुई आवाज ने रंजू के पैरों की रफ्तार को बढ़ा दिया। बस आ रही हूँ मामी। तेज कदमों से चलते हुए रंजू ने मामी से आगे बढ़ हाथ के दोनों थैले जमीन पर रख दरवाजे का ताला खोला। जल्दी से रात के खाने की तैयारी कर ले, तेरे मामा ऑफिस से आते ही होंगे, सुनीता ने सोफे पर पसरते हुए कहा। जी मामी, कहकर रंजू कपड़े बदलकर चौके में जा घुसी। एक तरफ कुकर में आलू उबलने के लिए गैस पर रखे और दूसरी तरफ जल्दी से परात निकालकर आटा गूंथने लगी। आटा गूंथते समय रंजू का ध्यान अचानक अपने हाथों पर चला गया। उसे अपने हाथों से घिन हो रही थी। आज भी गुरु महाराज उसके हाथों को देर तक थामे सहलाते रहे और वह कुछ न कह सकी। उन्हें देखकर कितनी नफरत होती है, पर मामी को कैसे मना करे। वे तो हर दूसरे तीसरे दिन ही उसे गुरु महाराज की सेवादारी में भेज देती हैं। पहली बार जब रंजू वहां गई थी तो बड़ा सा आश्रम देखकर उसे बहुत अच्छा लगा था। खुली खुली जगह, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। खिचड़ी बालों की लंबी दाढ़ी, कुछ आगे को निकली तोंद, माथे पर बड़ा सा तिलक लगाए सफेद कपड़े पहने, चांदी से चमकते सिंहासन पर आंखें बंद किए बैठे गुरु महाराज रंजू को पहली नजर में बहुत पहुंचे हुए महात्मा लगे थे, जिनके दर्शन से उसकी और उसके घर की सारी समस्याओं का जैसे खात्मा हो जाने वाला था। अपनी बारी आने पर बेखौफ रंजू उनके पास जा पहुंची थी। महाराज उसके सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देते हुए देर तक उसे देखते रहे। मामी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उस दिन गुरु महाराज की कृपा उस पर औरों से ज्यादा बरसी थी। वापसी में महाराज के एक सेवादार ने मामी के कान में कुछ कहा, जिससे उनके चेहरे पर एक चमक आ गई। तब से हर दूसरे तीसरे दिन वे रंजू को महाराज के पास भेज देती है। मामी कहती है कि गुरु महाराज की कृपा से उसके घर के हालात सुधर जाएंगे, जिससे दोनों छोटी बहनों की पढ़ाई लिखाई आसान हो जाएगी और उनका भविष्य बन जाएगा। रंजू भी तो यही चाहती है कि माँ की मदद कर उनके बोझ को कुछ कम कर सके। तभी तो दोनों छोटी बहनों और उन्हें गांव में छोड़ वह यहाँ मामा मामी के पास रहने आ गई है। पिछले साल जब मामा मामी गांव आए थे तब अपने दुखड़े बताती माँ को आंचल से आंखों के गीले कोर पोंछते देख रंजू को बड़ी तकलीफ हुई थी। 15 साल की हो चुकी थी रंजू, पर अभी भी अपने बचपने से बाहर नहीं निकल पाई थी। माली हालत खराब होने से पढ़ाई तो छूट गई थी, पर सखियों के संग मौज मस्ती अभी भी चालू थी। ठाकुर चाचा के आम के बगीचे से कच्चे आम चुराने हो या फुलमतिया ताई के दालान से कांटों की परवाह किए बगैर बेर तोड़ने में उसका कहीं कोई मुकाबला न था। पर उस दिन किवाड़ के पीछे खड़ी रंजू अपनी माँ की तकलीफें जानकर हैरान रह गई थी। 5 साल पहले उसके अध्यापक बाऊजी किसी लंबी बीमारी में चल बसे थे। माँ बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए स्कूल मैनेजमेंट बाऊजी की जगह पर उनके लिए टीचर की नौकरी का इंतजाम न कर पाया। अलबत्ता उन्हें चपरासी और बाइयों के सुपरविजन का काम देकर एक छोटी सी तनख्वाह का जुगाड़ कर दिया था। इधर बाऊजी के इलाज में काफी जमीन बेचनी पड़ गई थी। घर भी ठाकुर चाचा के पास ही गिरवी पड़ा था। अब नाम मात्र की खेतीबाड़ी और माँ की छोटी सी नौकरी 4 जनों का खर्चा पूरा करने में नाकाम थी। रंजू को उस वक्त अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह माँ के दुखों से कैसे अनजान रही। इसीलिए जब मामी ने अपने साथ चलने के लिए पूछा तो उसने सोचे समझे बिना एकदम से हाँ कर दी। तभी से मामा मामी के साथ रह रही रंजू ने उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दिया था।
शुरुआत में मामी ने उसे यही कहा था, देख रंजू, हमारे तो कोई औलाद है नहीं, इसलिए तुझे हमने दीदी से मांग लिया है। अब से तुझे यहीं रहना है और हमें ही अपने माँ बाप समझना है। हम तुझे खूब पढ़ाएंगे, जितना तू चाहे। बस मामी के इन्हीं शब्दों को रंजू ने गांठ से बांध लिया था, लेकिन उनके साथ रहते हुए वह इतना तो समझ गई थी कि मामी अपने किसी निजी फायदे के तहत ही उसे यहाँ लाई है। फिर भी उनकी किसी बात का विरोध करे बगैर वह गूंगी बनकर मामी की सभी बातों को मानती चली जा रही थी, ताकि गांव में माँ और बहनें कुछ बेहतर जिंदगी जी सकें। रंजू को यहाँ आए तकरीबन 7 से 8 महीने हो चुके थे, लेकिन मामी ने उसका किसी भी स्कूल में दाखिला नहीं कराया, बल्कि इस बीच मामी उससे पूरे घर का काम कराने लगी थी। मामा काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा करते थे। वैसे तो घर के काम करने में रंजू को कोई तकलीफ नहीं थी, और रही उसकी पढ़ाई की बात तो उसकी गांव में भी छूटी हुई थी। उसे तो बस मामी के दकियानूसी विचारों से परेशानी होती थी, क्योंकि वे बड़ी ही अंधविश्वासी थी और उससे उल्टे सीधे काम कराया करती थी। वे कभी आधा नींबू काटकर उस पर सिंदूर लगाकर उसे तिराहे पर रखाने को कहती, तो कभी किसी पोटली में कुछ बांधकर आधी रात को उसे किसी के घर के सामने फेंक कर आने को कहती। महल्ले में किसी से उनकी ज्यादा पटती नहीं थी। मामी की बातें रंजू को चिंतित कर देती थी। वह भले ही गांव की रहने वाली थी, पर उसके बाबूजी बड़े प्रगतिशील विचारों के थे। उनकी तीनों बेटियां उनकी शान थी। गांव के माहौल में 3 से 3 लड़कियां होने के बाद भी उन्हें कभी इस बात की शर्मिंदगी नहीं हुई कि उनको बेटा नहीं है। उनके ही विचारों से भरी रंजू इन अंधविश्वासों पर बिल्कुल यकीन नहीं करती थी, पर न चाहते हुए भी उसे मामी के इन ढकोसलों का न सिर्फ हिस्सा बनना पड़ता, बल्कि उन्हें मानने को भी मजबूर होना पड़ता, क्योंकि अगर वह इसमें जरा भी आनाकानी करती तो मामी तुरंत उसकी माँ को फोन लगाकर उसकी बहुत चुगली करती और उसके लिए उल्टा सीधा बात बताया करती। पर अभी जो रंजू के साथ हो रहा था वह तो और भी बुरा था। पिछले कुछ वक्त से उसने महसूस किया था कि आश्रम के काम के बहाने उसे गुरुजी के साथ जानबूझकर अकेले छोड़ा जाता है। रंजू छोटी जरूर थी, पर इतनी भी नहीं कि अपने शरीर पर रेंगते उन हाथों की बदनीयती पहचान न सके। वैसे भी उसने गुरुदेव को अपने खास कमरे में आश्रम की एक दूसरी सेवादारिन के साथ जिन कपड़ों और हालात में देखा था, वे उसे बहुत गलत लगे थे। गुरुदेव के प्रति उसकी भक्ति और आस्था उसी वक्त चकनाचूर हो चुकी थी। मगर उसने यह बात जब अपनी मामी को बताई तो उन्होंने इसे नजर का धोखा कहकर बात वहीं खत्म करने को कह दिया था। तब से रंजू के मन में एक दहशत सी समा गई थी। वह बिना मामी के उस आश्रम में पैर भी नहीं रखना चाहती थी। सपने में भी वह बाबा अपनी आंखों में लाल डोरे लिए अट्टहास लगाता, उसकी ओर बढ़ता चला आता और नींद में ही डर से कांपते हुए रंजू की चीख निकल जाती। पर मामी का गुस्सा उसे वहां जाने पर मजबूर कर देता। आखिर इस हालत में कब तक मैं बची रह सकती हूँ? काश मैं माँ को बता सकती, वे आकर मुझे यहाँ से ले जाती। रंजू का दर्द आंखों से बह निकला। बहरी हो गई क्या? कुकर सीटी पर सीटी दिए जा रहा है, तुझे सुनाई नहीं देता? अचानक मामी के चिल्लाने पर रंजू ने गालों पर दुलक आए आंसू आहिस्ता से पोंछ डाले। जी मामी, यही हूँ, कहकर उसने गैस पर से कुकर उतारा। सुन, आज गुरुजी का बुलावा है, सब काम निपटा कर वहां चली जाना। सुबह मामा के ऑफिस जाते ही मामी ने रंजू को फरमान सुनाया। मामी जी, एक बात कहनी थी आपसे। थोड़ा डरते हुए रंजू के मुंह से निकला, दरअसल मैं उन बाबा के पास नहीं जाना चाहती। वह मुझे अकेले में बुलाकर यहाँ वहां छूने की कोशिश करता है। मुझे बहुत घिन आती है।
पागल हुई है लड़की। इतने बड़े महात्मा पर इतना घिनौना इल्जाम लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? उस दिन भी तू उनके बारे में अनाप शनाप बके जा रही थी। तू बखूबी जानती भी है कि वे कितने चमत्कारी हैं। मामी जी, मैं आपसे सच कह रही हूँ। प्लीज आप मुझसे कोई भी काम करा लो, लेकिन उनके पास मत भेजो। रंजू की आंखों में दहशत साफ दिखाई दे रही थी। देख रंजू, अगर तुझे यहाँ रहना है तो फिर मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो तेरी माँ को फोन लगाती हूँ और तुझे यहाँ से ले जाने के लिए कहती हूँ। नहीं मामी, माँ पहले ही बहुत परेशान है, आप उन्हें फोन मत करना। आप जहाँ कहेंगी मैं चली जाऊंगी। रंजू ने दुखी होकर हथियार डाल दिए। यह सुनकर मामी के होठों पर एक राजभरी मुस्कान बिखर गई। पता नहीं पर उस दिन रंजू की मामी भी उसके साथ गुरुजी के आश्रम पहुंची। कुछ ही देर में बाबा भक्तों को दर्शन देने वाले थे। तू यहीं बैठ, मैं अंदर कुछ जरूरी काम से जा रही हूँ, मामी बोली। रंजू को सबसे अगली लाइन में बिठाकर मामी ने उसे अपना मोबाइल फोन पकड़ाया। बाबा, मैंने अपना काम पूरा किया, आपको एक कन्या भेंट की है। अब तो मेरी गोदी में नन्हा राजकुमार खेलेगा ना? मामी ने बाबा के सामने अपना आंचल फैलाते हुए कहा। अभी देवी से प्रभु का मिलन बाकी है। जब तक यह काम नहीं हो जाता तो कोई उम्मीद लगाकर मत बैठना, बाबा के पास खड़े सेवादार ने जवाब दिया। लेकिन मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया। हमने तुझे पहले ही कहा था कि प्रभु और देवी के मिलन में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। तुझे उसे खुद तैयार करना होगा। इस काम में प्रभु को जबरदस्ती पसंद नहीं। ठीक है, कल तक यह काम भी हो जाएगा, मामी ने बाबा के पैरों को छूते हुए कहा। उधर तुरंत ही किसी काम से मामा का फोन आने से मामी के पीछे चल पड़ी रंजू ने जैसे ही ये बातें सुनी, उसके पैरों तले जमीन सरक गई। मामी को आते देख रंजू थोड़ी सी आड़ में हो गई। कहाँ गई थी? उसे अपने पीछे से आते देख मामी हैरान हो उठी। बाथरूम गई थी, रंजू ने धीरे से इशारों में बताया। रंजू बुरी तरह डर चुकी थी। अपनी मामी का खौफनाक चेहरा उसके सामने आ चुका था। अब तक उसे यही लगता था कि मामी भले ही तेज हैं, पर वे अच्छी हैं और बाबा की सच्चाई से बेखबर हैं। जिस दिन उन्हें गुरुजी की असलियत पता चलेगी वे उसे कभी आश्रम नहीं भेजेंगी। पर अब खुद उसकी आंखों पर पड़ा पर्दा उठ गया था। उसे मामी की हर चाल अब समझ आ चुकी थी। शादी के 12 साल तक बेऔलाद होने का दुख उन्होंने इस तरह दूर करने की कोशिश की। गांव में आकर उनकी गरीबी पर तरस खाकर उसे यहाँ एक साजिश के तहत लाना और बाबा के आश्रम में जबरदस्ती भेजना। इन बातों का मतलब अब वह समझ चुकी थी। लेकिन अब रंजू क्या करे? उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वह बस हमेशा की तरह उनके आंचल के पीछे छिप जाना चाहती थी। मैं माँ से इस बारे में बात करूं क्या? पर माँ तो मामी की बातों पर इतना भरोसा करती है कि मेरी बात उन्हें झूठी ही लगेगी। और फिर घर के हालात, अगर माँ जान भी जाए तो क्या उसका गांव जाना ठीक होगा? वहां माँ अकेली 4 से 4 जनों का खाना खर्चा कैसे संभालेंगी? बेबसी और पीड़ा से उसकी आंखें भर आई। रंजू, 2 लीटर दूध ले आना, आज तेरी पसंद की सेवइयां बना दूंगी। तुझे मेरे हाथ की सेवइयां बहुत अच्छी लगती हैं। बातों में मामी ने उसे भरपूर प्यार परोसा। खाना खाकर रात को बिस्तर पर लेटी रंजू की आंखों से नींद कोसों दूर थी। मामी ने आज उसे बहुत लाड किया था और मां बहनों के सुखद भविष्य का वास्ता देकर सच्चे भाव से बाबा की हर बात मानकर उनकी भक्ति में डूब जाने को कहा था। पर अब वह बाबा की भक्ति में डूब जाने का मतलब अच्छी तरह समझती थी। अगले दिन मामी की योजना के तहत रंजू बाबा के खास कमरे में थी।
दूसरी सेवादारिनों ने उसे देवी की तरह कपड़े व गहने वगैरह पहना कर दुल्हन की तरह सजा दिया था। पल पल कांपती रंजू को आज अपनी इज्जत लुट जाने का डर था, लेकिन वह किसी भी तरह से हार नहीं मानना चाहती थी। अभी भी वह अपने बचाव की सारी उम्मीदों पर सोच रही थी कि गुरु महाराज ने कमरे में प्रवेश किया। आमजन का भगवान एक शैतान की तरह अट्टहास लगातार रंजू की तरफ बढ़ चला। बाबा, मैं पैर पड़ती हूँ आपके, मुझ पर दया करो, मुझे जाने दो। उसने दौड़कर बाबा के चरण पकड़ लिए। देख लड़की, सुहाग सेज पर मुझे किसी तरह का दखल पसंद नहीं। क्या तुझे समर्पण का भाव नहीं समझाया गया? बाबा की आंखों में वासना का ज्वार अपनी हद पर था। उसके मुंह से निकला शराब का भभका रंजू की सांसों में पिघलते शीशे जैसा समाने लगा। बाबा, छोड़ दीजिए मुझे, हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। रंजू ने अपने शरीर पर रेंग रहे उन हाथों को हटाने की पूरी कोशिश की। वैसे तो मैं किसी से जबरदस्ती नहीं करता, पर तेरे रूप ने मुझे सम्मोहित कर दिया है। पहले ही मैं बहुत इंतजार कर चुका हूँ, अब और नहीं। चिल्लाने की सारी कोशिशें बेकार हैं। तेरी आवाज यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, कहकर बाबा ने रंजू के मुंह पर हाथ रख उसे बिस्तर पर पटक दिया और एक वहशी दरिंदे की तरह उस पर टूट पड़ा। तभी अचानक धड़ाक की आवाज से कमरे का दरवाजा खुला। अगले ही पल पुलिस कमरे के अंदर थी। बाबा की पकड़ तनिक ढीली पड़ते ही घबराई रंजू झटक कर अलग खड़ी हो गई। पुलिस के पीछे ही रंजू जोर से आवाज लगाती उसकी मां ने कमरे में प्रवेश किया और डर से कांप रही रंजू को अपनी छाती से चिपटा लिया। इस तरह अचानक रंगे हाथों पकड़े जाने से हवस के पुजारी गुरु महाराज के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। फिर भी वह पुलिस वालों को अपने रोग का हवाला देकर धमकाने लगा। तभी उसकी एक पुरानी सेवादारिन ने आगे बढ़कर उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा रसीद किया। पहले वह भी इसी वहशी की हवस का शिकार हुई थी। वह बाबा के खिलाफ पुलिस की गवाह बनने को तैयार हो गई। बाबा का मुखौटा लगाए उस ढोंगी का पर्दाफाश हो चुका था। आखिरकार एक नाबालिग लड़की पर रेप और जबरदस्ती करने के जुर्म में बाबा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उसके सभी चेलेशपाटे कानून के शिकंजे में पहले ही कसे जा चुके थे। माँ की छाती से लगी रंजू को अभी भी अपने सुरक्षित बच जाने का यकीन नहीं हो रहा था। मामी ने मुझे जबरदस्ती यहाँ, मैं सब जान चुकी हूँ मेरी बच्ची। माँ ने उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरा। तू चिंता मत कर, भाभी को भी सजा मिलकर रहेगी। पुलिस उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मैं अपनी बच्ची की इस बदहाली के लिए उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तू मेरे ही पास रहेगी मेरी बच्ची। तेरी माँ गरीब जरूर है, पर लाचार नहीं। मैं तुझ पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगी। मेरी मति मारी गई थी कि मैं भाभी की बातों में आ गई और सुनहरे भविष्य के लालच में तुझे अपने से दूर कर दिया। भला हो तुम्हारे उस पड़ोसी का जिसने तुम्हारे दिए नंबर पर फोन करके मुझे इस बात की जानकारी दे दी, वरना मैं अपने आप को कभी माफ न कर पाती। शर्मिंदगी में माँ अपने आप को कोसे जा रही थी। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं सुनीता की असलियत से अनजान था। गलती तो मुझसे भी हुई है। मैंने सब कुछ उसके भरोसे छोड़ दिया, यह कभी जानने की कोशिश नहीं की कि रंजू किस तरह से कैसे हालात में रह रही है। सामने से आ रहे मामा ने अपनी बहन के पैर पकड़ लिए। बहन ने कोई जवाब न देते हुए भाई पर एक तीखी नजर डाली और बेटी का हाथ पकड़कर अपने घर की राह पर चल पड़ी। रंजू मन ही मन उस पड़ोसी का शुक्रिया अदा कर रही थी जिसे सेवियों के लिए दूध लाते वक्त उसने माँ का फोन नंबर दिया था, और उसने ही समय रहते मामी की कारगुजारी के बारे में बताया था, जिसके चलते ही आज वह बच गई थी। माँ का हाथ थामे गांव लौटती रंजू अब खुली हवा में एक बार फिर सुकून की सांसें ले रही थी।
दोस्तों इस तरह से कोई भी किसी बाबा के चक्कर में न पड़े। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर